नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। धराली फ्लैश फ्लड को लेकर कई सारी अपडेट आ रही हैं सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, और लगातार हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये फ्लैश फ्लड आया कैसे। क्या ये बादल फटने के बाद की तबाही है या कोई ऊपर झील थी। तो उत्तराखंड के जो देहरादून शहर है उसमें बहुत बड़े संस्थान हैं और उनका विश्व में नाम है। वाडिया भू विज्ञान जो संस्थान है जियोलॉजी का, उसके अलावा आईआईटी रुड़की है, नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, और भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट यहाँ पर पिछले करीब दशकों से जो उत्तराखंड और हिमालय की जियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। लगातार हम उनसे बातचीत की, हम लोगों ने पता किया कि आखिर वजह क्या है। तो उत्तराखंड में जो ये त्रासदी आई है धराली में, ये एक प्रतीक के तौर पर आप इसको समझिए कि ये जो केदारनाथ में जब चोराबाड़ी ताल फटा था उस समय तो वो किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ था, किसी के मोबाइल में, कि उसको हम देख पाते कि वो कितना बड़ा फ्लड था। तो जो केदारनाथ के पीछे चोराबाड़ी ताल है उस पर काफ़ी रिसर्च किया जिस साइंटिस्ट ने, और जिसने पहले ही उसकी भविष्यवाणी 2004 में कर दी थी कि ये जो चोराबाड़ी ताल है ये मोरेन पर बसा हुआ है, और ये जो ग्लेशियर है चोराबाड़ी ग्लेशियर, इसके पीछे रिट्रीट जब ये हुआ, पीछे हुआ खिसका, तो उसके बाद का ये पूरा फ्लड की तौर पर ये पूरी झील बनी। और जब उसका मुहाना टूटा 17 जून की सुबह, ख़ास तौर पे 16-17 जून को ये त्रासदी आई, तो उसके बाद जिस रफ्तार से वो पानी आया हूबहू उसकी ये नकल थी जो धराली में हुआ। तो डॉक्टर डीपी डोभाल हैं जिन्होंने उत्तराखंड की जियोलॉजी में काफ़ी काम किया है, उनका ये मानना है कि ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। उसकी एक रिप्लिका है कि कैसे धराली में जो फ्लैश फ्लड आया। अब आपको धराली की जो लोकेशन है, जियो लोकेशन, उसको हमने पहले ही आपको बताया था कि वो एक वैली है जो दो तरीके से पूरी कॉम्पैक्ट है। एक तो जब जांगला की तरफ, गंगोत्री की तरफ बढ़ते हैं तो पूरी जो वैली है हरसिल वैली, जहाँ पर करीब उपला टकनौर के 7 गांव हैं, वहाँ पर गॉर्ज में चली जाती है जांगला के पास। और जैसे ही वो नीचे की तरफ जब उत्तरकाशी की तरफ आती है तो वो ठीक सुक्की और जो झाला गांव है उसके बाद फिर से गॉर्ज में चली जाती है। तो वो करीब एक 10 किलोमीटर का जो पैच है वो ही वैली फैली हुई है, और उसी में ये 7 गांव हैं, जिसमें सबसे जो संवेदनशील जगह पर गांव बसा है वो है धराली, उसके बाद हरसिल और सुक्की। सुक्की गांव नदी के किनारे नहीं है लेकिन वो पहाड़ी पर है बसा हुआ, लेकिन वो एक जो ऊपर से मलबा, सदियों से जो मलबा आया है उसके जो बोल्डर हैं उसी पर वो बना हुआ है, तो वो भी खतरनाक है पूरा गांव सुक्की। अब बात करते हैं कि आखिर ये बादल फटा या फिर ये कोई ऊपर झील थी ग्लेशियर से बनी हुई, उसकी वजह से हुआ। तो जो साइंटिस्ट हैं उनके जो लब्बो लुआब है, जो सभी एक मत पर राजी हैं कि न तो ऊपर कोई झील थी और ना ही ये जो फ्लड है ये हैवी रेनफॉल, जिसको हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना भी अपने आप में एक प्राकृतिक घटना है, ये पहले से ही होती रही है, लेकिन पिछले करीब 30 सालों से इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसके पीछे वजह ये है कि जहाँ पहले बर्फ़ पड़ती थी 3 से 4 फीट, वहाँ अब कम पड़ रही है, और जहाँ पर बर्फ़ पड़ती भी थी वहाँ पर अब बिल्कुल बंद हो गई है। तो बर्फ़ पहले करीब 30-40 साल पहले बर्फ़ जो है वो 1200 मीटर तक पड़ती थी, देहरादून तक भी बर्फ़ पड़ती थी। एफआरआई में भी उसके फोटोग्राफ्स हैं, जब एफआरआई बन रहा था, जब बन चुका था। अब बात करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ऐसे ही हरसिल के एक युवा हैं जिन्होंने लॉकडाउन में, माधवेंद्र सिंह रावत, वो अपने कुछ साथियों के साथ जो पीक है श्रीकंठ पीक, जिसके बगल में एक पीक थी, एक नाम चोटी थी, उसको उन्होंने क्लाइंब किया और उसको नाम दिया हॉर्स ऑफ हरसिल। वो एक घोड़े की शेप की तरह जो सर होता है उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर था, इसलिए उसको नाम दिया। वहाँ से जब वो देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि उसका जो बेस कैंप है, जहाँ से कई गदेरे निकलते हैं, उसके बेस कैंप से, जो श्रीकंठ का बेस है, वहाँ से करीब 5 जगह वो गदेरे उसके बेस कैंप से निकलते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रेवास हैं। क्रेवास को आप यूँ समझिए कि जब ग्लेशियर या मोरेन के इलाके में आप चलते हैं तो बहुत बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं उनके बीच बहुत गहरी खाई होती है, वो फटे होते हैं, कहीं पर उनकी चौड़ाई कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होते हैं, और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े हिमखंड भी होते हैं जो ग्लेशियर के,
मिट्टी होती है, गाद होती है, जो रेत बजरी ये सब उसके साथ रहता है। और जब ग्लेशियर आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे खिसकता है, तो वो सब पीछे छोड़ता हुआ जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे क्रेवास हैं और उसके आसपास कुछ हैंगिंग ग्लेशियर भी हैं। वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर हैंगिंग ग्लेशियर हैं श्रीकंठ के बेस कैंप के आसपास, उसके ऊपर भी। तो वो जो ग्लेशियर का मलबा है, जो मोरेन है, वो नीचे कहीं फंसा हुआ था। वहाँ पहले से ही जो एक छोटी सी आर्टिफिशियल कोई झील बनी, जो झील थी वो बनती गई, उसमें गाद मिट्टी सब इकट्ठा होता गया। वो बेस कैंप में नहीं, उसके नीचे, क्योंकि सैटेलाइट इमेज से तमाम जो पिक्चर आई हैं, जिसको इसरो ने भी जारी किया है, वाडिया के साइंटिस्टों ने देखा है कि 2024-25 तक वहाँ पर 24 तक वहाँ पर कोई भी जो झील है उसका निर्माण नहीं हुआ है उसके बेस कैंप पे। झील कहीं नीचे जंगल में, उसके बाद वो जो खीरगाड़ है वो जंगल में स्टीप डाउन ऐसे बिल्कुल नीचे जाती है और जंगल शुरू हो जाता है, देवदार का बहुत बड़ा जंगल, और वहाँ से गुजरती हुई वो ठीक फिर जो भागीरथी नदी है वहाँ पर मिलती है। तो वहीं कहीं जंगल के आसपास वो कोई झील बनी थी या मलबा इकट्ठा हुआ था, और जब ऊपर बारिश होती रही तो धीरे धीरे वो जमा होता गया, और 5 अगस्त को जब वो ओवर एक्सेस पानी हो गया होगा या मलबा ज़्यादा हो गया हो तो वो वहाँ से टूट गया और फिर एक साथ पूरा सैलाब अपने साथ लेके गया। अब बादल फटना क्यों नहीं है और ये क्यों मलबे और पानी के साथ एक साथ आया हुआ ये त्रासदी है, उसके पीछे भी ये वजह है कि जब भी कहीं बादल फटता है तो बादल एक निश्चित इलाके पे अगर 1 घंटे में करीब 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है तभी हम उसको कह सकते हैं बादल फटना। मतलब एक जगह पर लगातार 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो रही है तो वो बहुत तेज होती है और जो मिट्टी की ऊपर की सतह है उसको उखाड़ते हुए लेके चलती है और मिट्टी पानी धीरे धीरे वो फोर्स बनाता है। तो बादल जब फटता है तो नुकसान नीचे हमेशा ज़्यादा होता है, जहाँ पर वो बसासत होती है या नदी के किनारे, और पूरा एक पानी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अगर ये बादल फटता तो इसकी जो खीरगाड़ की जो नदी का बहाव था, नदी में जो प्रेशर था वो धीरे धीरे बढ़ता रहता और अपने पीक पर पहुंचता, और फिर से पीक पर पहुंचने के बाद जब बारिश कम होने लगती है तो फिर से वो उसमें पानी कम होता रहता। तो जो चोराबाड़ी केदारनाथ त्रासदी भी उसमें उस समय बहुत एक्सट्रीमली हैवी बारिश हो रही थी, ताल भी फटा और सारा पानी एक साथ मिलके फिर आगे बढ़ा। जब केदारनाथ की बात मैं कर रहा हूँ 2013 में, और फिर मंदाकिनी और सरस्वती जितनी भी 5 नदियाँ केदारनाथ के टेरेस में हैं वो सब एक साथ मिलकर वो जब डाउन हिल में पहुँची तो रामबाड़ा जो बीच में कस्बा था वो पूरा खत्म हो गया। फिर उसके बाद गौरी कुंड के पास जो नीचे पूरा मंदिर के आसपास जो तप्त कुंड था, जो होटल थे, वो तबाह करके फिर इसको जगह मिलती है सीतापुर रामपुर जो सोनप्रयाग है, वहाँ पर थोड़ी वैली खुलती है और वो सारा मलबा वहाँ डिपॉजिट करती है। थोड़ा मलबा जो और फिर सीतापुर में डिपॉजिट करती है, उसके बाद फिर आपका बाकी जो मलबा है नीचे जो डाउन रिवर का डाउन हिल्स है, जैसे जैसे नीचे आगे बढ़ती जाती है। ठीक यहाँ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ भी धराली को तोड़ते हुए वो मलबा फिर भागीरथी नदी में मिलता है। भागीरथी नदी में थोड़े समय के लिए उसका जो बहाव है, जो बोल्डर है, गाद है, उसके कारण थोड़ा रुकता है और फिर से वो जैसे ही पानी बढ़ता रहता है तो खुल जाता है अपने आप, और फिर नीचे की तरफ वो सड़कें जो भागीरथी नदी के आसपास की जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो साइंटिस्टों का कुछ का ये कहना है कि ये बादल नहीं फटा था। आईएमडी जो है, आईएमडी डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग ने भी कहा कि उस पूरे इलाके में खास तौर पे 4 जो अगस्त है और 5 अगस्त के 24 घंटे की अगर हम पूरी जो वर्षा की जो जितने भी वर्षा वहाँ पर हुई वो बहुत कम हुई है, 10 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तो ये बादल फटने की घटना नहीं है। अब ये जो धराली है इसमें इतना मलबा है, टनों मलबा है कि जो लोग इसके नीचे दबे भी होंगे उनको बाहर निकालना बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती है। ये पूरा इस समय धराली में जो भी पोस्ट डिजास्टर जो काम चल रहा है उसमें सेना, आईटीबीपी, जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, लोकल मशीनरी है, वहाँ पर जेसीबी पहुँचाई जा रही है। वहाँ पर जो बॉडी स्कैनिंग मशीनें हैं वो पता करेंगी कि अगर कहीं बॉडी नीचे दबी है तो वो स्कैन करेंगी और उन जगहों पर खुदाई होगी। तो सरकार और जो उत्तराखंड का पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है वो 2000 आपदा के बाद इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है।
पहले कहीं भी जब आपदा आती थी तो रेस्क्यू करने में बहुत मुश्किलें होती थी। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थी, ट्रेंड फोर्स नहीं थी, हमको केवल आईटीबीपी और सेना पर निर्भर होना पड़ता था। फिर हमने अपनी उत्तराखंड की एसडीआरएफ बनाई। उसके अलावा हमारे पास जगह जगह उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सेना और आईटीबीपी भी रहती है, तो वो हमें मदद करती है जब भी कोई बड़ी दुर्घटनाएं, सड़क एक्सीडेंट इस तरीके के होते हैं। तो पोस्ट मैनेजमेंट में उत्तराखंड की सरकार ने पिछले करीब 10 सालों में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, काफ़ी कुछ उनको नॉलेज भी हो गया है और बहुत तेज़ी से होता है। कहीं भी रोडें ब्लॉक होती हैं, बादल फटता है तो फ़ौरन जो रेस्क्यू का और उस जो पोस्ट मैनेजमेंट का काम होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। सबसे मुश्किल चुनौती जो आती है वो है रिहैबिलिटेशन की, यानी पुनर्वास की। और उत्तराखंड में करीब 400 से ज़्यादा गांव पुनर्वास की बाट जो रहे हैं पिछले करीब 25 से 30 सालों में। उससे भी पहले 1990 के भी गांव हैं, कुछ छोटे छोटे गांव हैं जहां अभी भी गांव खतरे की जद में हैं। तो उसकी नीति जो बनाई 2012 में बनी और उस नीति के हिसाब से अगर कोई मकान टूटता भी है, जैसे धराली में तमाम जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो टूटे हैं। 4-4, 5-5 मंजिला जो उनकी कमाई थी, वो पूरे होटल थे, वो तबाह हो गए और अब उनको मुआवजा जो है उस आप विस्थापन जो पुनर्वास नीति है उसके हिसाब से देंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं इस विस्थापन नीति में। एक तो मुआवजा राशि बहुत कम है। जो भी गांव इसकी आपदा की चपेट में आते हैं, चाहे फ्लैश फ्लड हो, भूकंप हो या लैंडस्लाइड हो या कोई और कारण से भी अगर मकान जमींदोज होते हैं, ज़मीन खिसकती है, तो उसमें 4.5 लाख रुपया एक परिवार को मिलता है। यानी अगर 2 मंजिला भवन है, उसमें 6-7 कमरे या 10 कमरे हैं तो उसको 4.5 लाख रुपए मिलता है। आप सोचिए कि पहाड़ों में वैसे भी मकान बनाना कितना कॉस्टली होता है। 4.5 लाख रुपए, उसको फिर ज़मीन भी ढूंढनी होती है। ज़मीन की सबसे बड़ी शॉर्टेज है उत्तराखंड में, ज़मीन इतनी है नहीं। जहाँ भी आपदाएं आती हैं सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने ज़मीन रहती है और जो लोग इससे प्रभावित होते हैं उनके सामने भी। सिंकिंग जोशीमठ, जब भूदशा हुआ था जोशीमठ का, तब भी उसके सामने अभी भी उसके जो मुआवजा है, जो विस्थापित हैं वो नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों को विस्थापन मिला है। तो ये कहानी बहुत सालों से चलती आ रही है, इस तरह की घटनाएं। और उसके बाद सबसे मुश्किल जो चुनौती आती है विस्थापन की। पैसा अगर सरकार बढ़ाती है, कम से कम 20-25 लाख अगर सरकार देती है अपनी तरफ से, तो जो स्थानीय लोग जो इससे प्रभावित होते हैं ये फिर कहीं पर सेफ जगह पर अपना मकान बनाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या उत्तराखंड में सारे गांव जो हैं वो बहुत आपदा की जद में हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर उत्तराखंड घूमें, किसी भी ज़िले में जाएं, आप उत्तरकाशी से लेके आप टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, जो पुराने गांव हैं जिनकी बसासत 100 साल या 150 साल, 200 साल पुरानी है, वो तमाम गांव एक रिच पर बसे हुए हैं। मतलब आप अगर ये पहाड़ी है तो एक धार पर बसे हुए हैं और धार के इस तरफ उनकी खेती है, इस तरफ उनकी खेती है और बीच की जो धार है उस पर उन्होंने अपनी मकान बनाए हैं। इसका मतलब जो पूर्वज थे उन्होंने उन मकानों को बनाने में काफ़ी समय लिया, देखा कि क्या स्टेबल जगह है। और जो भी रिच की जगह है वहाँ हमेशा चट्टान रही है, मजबूत चट्टान, और उस पर उन्होंने फिर अपने जो गाँव हैं उनको बसाना शुरू किया। तो वो सेफ हैं। और जब कभी हैवी बर्फबारी होती है या फिर जो बारिश होती है तो पानी उस रिच को के दोनों तरफ जाता है। बीच में जो गांव हैं वो सेफ हैं। तो जो भी गांव बसे हुए हैं, जैसे धराली का ही आप उदाहरण देखें, धराली जो गांव है वो रिच पर है तो उस गांव को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बाजार जो बाद में बना उसको वो तबाह करते ले गई। इसका मतलब लोगों को उस धराली गांव, उस पूरी घाटी में, तो कुछ गांव, पूरी जो गंगोत्री घाटी है उसमें रैथल एक बहुत पुराना गाँव है। उसके बाद एक जो गाँव है वो मुखवा भी काफ़ी पुराना गाँव है। जो ये गांव है धराली, ये भी काफ़ी पुराना गांव है। तो ये पुराने गांव हैं जहां पर लोगों ने बहुत सोच समझकर गांवों का निर्माण किया, सेफ जगह चुनी, क्योंकि कई सालों तक वो देखते रहे बारिश का जो पैटर्न है, जो उस नदियों का बहाव है, और उसके हिसाब से। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि जो क्लैरिटी है कुछ कुछ हो रही है कि किस तरीके से ये जो धराली आउटब्रस्ट हुआ, जो बादल फटना नहीं है बल्कि जो मोरेन था, जो ग्लेशियर का डिपॉजिट था, वो लूज मटेरियल धीरे धीरे एक जगह डिपॉजिट होता रहा, इकट्ठा होता रहा, पानी भी वो बनता रहा। ये एक जंगल के आसपास कहीं झील बनी और उसकी जो रफ्तार थी वो ठीक उतनी थी जितनी चोराबाड़ी ताल फटा था, कि इतने
सेकंड में उसने कई पानी टनों मलबा बाहर छोड़ दिया और उसके बाद फिर से वो शांत रह गया। और उसके बाद धराली में उस घटना के बाद कुछ टाइम बाद फिर से मलबा आया, यानी जो मलबा पीछे छूट गया था वो फिर से पानी जब बरसता रहा तो फिर से वो गाद और मलबा आता रहा। और उसने पूरा पहले की आप जब जो फोटो देखेंगे उसमें सेब के बगीचे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, जो झूला पुल है वो भी दिख रहा है कि वो बच गया है, कुछ होटल भी उसमें दिख रहे हैं। लेकिन जब उसके बाद पीछे से मलबा 2-3 बार और आता गया तो उसने जो पूरा जो खाली जगह था उसको पूरी तरीके से पाट दिया। तो इतिहास में भी देखें तो इस तरह की घटनाएं पहले भी आए हैं। और क्योंकि नेचर खुद अपने आप कहीं पर अगर बादल फटता है, लैंडस्लाइड होता है तो नेचर अपने आप को ठीक भी करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आसमान से केवल पानी बरसता है, कोई आपदा आसमान से नहीं आती है, बल्कि आसमान से केवल पानी बरसता है जब वो धरती पर आता है। तो जहाँ भी बादल फटते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लैंडस्लाइड भी एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इंसान ने ऐसी उसके मुहाने पे जो उसका पानी का फ्लो है, जो उसका बहाव है, उसमें रोड़े डाले हुए हैं, चाहे सरकार हो या हम सब हों। तो धराली जैसी आपदा के लिए सरकार हम सब जिम्मेदार हैं। नमस्कार।